हेलो मेरे सभी प्यारे भाई बहन, जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 ऐसे क्वेश्चनों की जो बोर्ड परीक्षा में हर बार आते हैं। तो आज हम लोग जो है 10 क्वेश्चन सीखने वाले हैं। आज हम लोग जो है 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसी कैपेसिटी बना लेंगे कि जो है एक क्वेश्चन के दम पे हम 3 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मतलब जैसे ये हमारा लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 1032 का मासा निकालें। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। अब हम लोग इसको जो है दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका मासा निकाल सकते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन इसमें जो है टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करना है। जब वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप जो है इसको देखने के बाद इसको लाइक करना और उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 1032 यानी कि 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मतलब कि मासा निकालना है। सबसे पहले जो लिखा है उसको समझते हैं। यूक्लिड विभाजन, अब यहाँ पे एक वर्ड आया विभाजन, तो विभाजन का मतलब बच्चा होता है यहाँ पे भाग देना। अब यहाँ पे भाग देना है आपको, सिंपल। अब भाग देना तो सबको आता है, नॉर्मली भाग देना तो बहुत ही आसान है। 2 संख्याएं लिखी हैं, भाग देना है और भाग देने के बाद हमको मासा निकालना है। भाग तो देना आता है लेकिन मासा कैसे निकाला जाता है वो नहीं आता है, तो वही हम लोग सीख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक हमारी है 272 और दूसरी हमारी है 1032। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो संख्या बड़ी है उसके तरफ इज ग्रेटर देन का निशान लगा देना है। अब क्या करोगे, इसमें होता क्या है, ज़्यादातर हम लोग यही करते हैं, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। यही हम लोग बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। तो 272 का भाग देना है किसमें? 1032 में। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे लिखी हुई संख्या है ये इसको कितने बार में विभाजित करती है, मतलब कितने बार जो है इसको काटती है, तो वही यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये लगभग कितने बार में जाएगा, तो एक बार हम लोग गुणा करा के चेक कर लेते हैं। अगर आपकी देखो प्रैक्टिस है तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि 3 बार में जाएगा कि 4 बार में जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसको आप जो है गुणा करा के चेक कर लें कि इसके आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम भले हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, 272 का 3 से गुणा कराते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 आ गया। अब 3 दूना 6, 6 में 2 जुड़ जाएगा 8। अब देखो 3 बार में हमने किया तो यहाँ पे आया 816, लेकिन हमको लग रहा है कि 816 कम है, तो 4 बार में चेक करते हैं। 4 बार में देखते कितना आता है, 272 गुणा 4, तो 4 दूना 8, 7 चौका 28 के 8, हासिल आ गया 2, 4 दूना 8 और 8 2 10। अब यहाँ पर देखो अगर हम 4 बार में कर रहे हैं तो आ रहा है 1088, जो कि इससे ज़्यादा है, यानी कि 4 बार में जो है भाग नहीं जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा फिर? 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं 3, यानी कि ये जो है इससे भाग जा रहा है कितने बार में? 3 बार में। और यहाँ पे कितना आ रहा है? तो 816 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं भैया, माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ से देखो हासिल लेना पड़ेगा, 12 में 6 घटाओ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा 2, 2 में 1 गया तो 1 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 10 में 8 चला गया तो 2 बच गया। अब यहाँ पे देखो ये जितना भी आपने काम किया है इसमें आपको करना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मतलब कि ये वाला मेथड आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब इससे क्या करेंगे, तो भैया इससे जो है हम लोग चरण बनाते हैं। इतना जो हमारा लिखा हुआ है इसमें जो है 4 चीज़ें छिपी हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, ये क्या हो गया हमारा, भागफल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा भाज्य हो गया। तो ये 4 चीज़ें छिपी हैं जो कि हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला भी होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हमारा क्या फार्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फार्मूला होता है भैया? फार्मूला हमारा बहुत ही आसान होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल।
अब बच्चा देखो, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक जो है इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हमको देखो, हमको शेषफल देखना है, भागफल देखना है, भाजक भाज्य सब कुछ देखना है, हमको इससे मतलब नहीं है। ये वाला जो है हम लोग दूसरे सवाल में लगाएंगे, इसमें हमको नहीं लगाना है ये वाला। तो सबसे पहले देखो हमारा शेषफल तो सबको पता होगा, रिमाइंडर हमारा कितना है, 216 है। अब उसके बाद भागफल देखो कितना है, तो भागफल भैया 3 है। और उसके बाद देखो भाजक और भाज्य में कन्फ्यूजन होता है, हमेशा याद रखना जो भाज्य होता है वो बड़ा होता है। तो भाज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, बड़ा कौन है, 1032 है। और उसके बाद भाजक कौन सा है, तो भाजक हमारा हो जाएगा ये हमारा 272। अब यहाँ पे ये हमारा जो बना, ये भैया हमारा पहला चरण है। अब यहाँ पे पहला चरण भैया है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, इसका मतलब होता है कि ये जो 1032 लिखा है इसको तोड़ के लिखा गया है यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन का मतलब ही यही होता है, विभाजन का मतलब भाग देना या फिर तोड़ना। ठीक है, अब जो है इतना काम कंप्लीट हो गया। फिर से अब जो है दूसरा चरण हमको बनाना है, मतलब कि अब दूसरा फिर से जो है इसको अंदर ले आएंगे। इसको कहाँ पे लाएंगे, अंदर। तो 272 को हम अंदर ले आए। अब फिर से देखो, ये 216, ये 272, तो एक ही बार में जाएगा, तो एक बार में ये चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 216। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे हम घटा देते हैं, कितना बचेगा, देखो 12 में 6 गया तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे 6 बचा, तो 6 में 1 गया तो भैया 5 बचेगा। अब 2 में 2 गया तो 0, उसका तो काम ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इतना देखना है, इतने से अब हमारा बनेगा दूसरा चरण। तो हम दूसरा चरण यहाँ पे बना लेते हैं। हमारा रिमाइंडर कितना है, तो भैया आप कहेंगे ये शेषफल कितना है, 56 है। उसके बाद भागफल कितना, तो भागफल हमको 1 मिला। उसके बाद भाजक हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 216 है। भाज्य कितना है, भाज्य हमारा बड़ा वाला होता है, यानी कितना है, 272 है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 2 चरण हमने बना लिए। अब हमको फिर से इसको जो है बाहर कर लेना है, इसको अंदर ले आना है, यानी कि 216 को अंदर। अब देखते हैं कै बार में जाएगा। तो ये हमारा लगभग 50 के आसपास है, ये 200 के लगभग 4 बार में जा सकता है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं क्या 4 बार में चला जाएगा। 56 गुणा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22। यानी कि अगर 4 बार में करेंगे तो 224 आएगा, यानी कि 4 बार में बच्चा नहीं जाएगा। कितने बार में जाएगा, फिर 4 बार में नहीं जा रहा तो उसके आस ही पास है, यानी कि लगभग 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार में इसको डिवाइड करते हैं, तो तिछंग 18 हासिल मिला, 1 3 5 15, 15 में 1 16। अब यहाँ पे फिर से वही काम करो, घटा दो तो हमको कितना क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। 16 में 8 गया तो 8 बचा, 16 में 8 गया तो 8 बचा। उसके बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ से हासिल ले लिया था तो यहाँ पे 10, अब 10 में 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16 में 8 गया तो 8 बचा। अब यहाँ पे इधर से हासिल ले लिया था तो ये 10 बना था, 10 में 6 गया तो 4 बचा था। अब यहाँ पे 1 बचा तो 1 में 1 गया तो कुछ भी नहीं, यानी 0। अब यहाँ पे हमारा ये फिर से एक चरण बन गया। इतना देखो, ये हमारा एक नया चरण बन गया। अब इतना अगर देखा जाए तो इससे तीसरा चरण बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं तीसरा चरण। यानी शेषफल हमारा कितना मिला, तो आप कहेंगे 48। भागफल भैया कितना मिला, तो आप कहेंगे 3। उसके बाद भाजक कितना है, तो 56। और उसके बाद भाज्य कितना है, तो आप कहेंगे भैया 216। 3 चरण हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे चौथा चरण। अब देखो, इसको बाहर फिर इसको अंदर, ये वाला जो है इसको अंदर कर लेंगे, यानी कि कितने बार में जाएगा। तो देखो 48 और 56 आस पास के नंबर हैं, यानी कि 2 बार में तो जा ही नहीं सकते। कितने बार में, 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में गया तो 48 एकन्नम 48। घटा दो फिर से, यहाँ पे 16 में 8 गया तो 8, 4 में 4 गया तो 0। अब यहाँ पे देखो, ये फिर से एक हमारा नया चरण यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पे हम चरण लिखते हैं। रिमाइंडर कितना भैया मिला, तो 8 मिला। और उसके बाद भागफल कितना है, तो आप कहेंगे भैया 1 मिला। उसके बाद भाजक कितना है, तो भाजक ये वाला है तो 48 मिला। उसके बाद भाज्य कितना मिला, तो आप कहेंगे भैया कितना मिला, 56। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पर देखो 8 बचा है। बच्चा ये काम आपको तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जब आपका रिमाइंडर 0 मिल जाएगा समझ लेना कि आपका मासा मिल गया। लेकिन यहाँ पर तो 0 मिल ही नहीं रहा। ये काम तब तक तुमको करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना मिले। तो करते हैं, यहाँ पे देखो इसको फिर से अंदर कर लेंगे तो अछंग 48 हो जाएगा। अछंग
48 यानी 6 बार में, तो अक्षंग 48। यहाँ पर देखो हमारा रिमाइंडर कितना मिल गया भैया, रिमाइंडर हमारा भैया मिल गया 0। अब यहीं से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 0 मिल गया, अब आगे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये हमारा चरण बन जाएगा 5वां। तो यहाँ पे शेषफल कितना मिला? तो 0 मिला। भागफल भैया कितना मिला? तो 6 मिला। भाजक कितना मिला? तो भैया 8 है। और उसके बाद भाज्य कितना है? तो आप कहेंगे भैया 48 है। लेकिन यार बात आती है कि इसमें मासा वासा तो कुछ निकला ही नहीं। तो भैया मासा जो होता है जस्ट इसके ऊपर वाला होता है, मतलब कि जहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 मिल जाए जस्ट उसी के ऊपर का ये मासा होता है। यानी कि मासा बराबर भैया कितना आ गया? महत्तम समापवर्तक आ गया है भैया आपका कितना? 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपने किया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब बच्चा इसको देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें और अच्छा कौन सा मेथड लगा सकते हैं? तो उसके लिए एक और मेथड है अभाज्य गुणनखंड मेथड। तो ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा, मतलब कि कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकालो, या फिर वो तुमसे कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालो। मतलब कि 2 तरह से मासा निकालने के लिए आता है। तो पहला तरीका तो हमने सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं दूसरा तरीका, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल सेम सवाल रखेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि ये पता चल जाए कि दोनों से सेम आंसर आते हैं या बदल बदल के आते हैं। तो हम इसको करते हैं इरेज, और उसके बाद फिर से जो है अभाज्य गुणनखंड विधि को सीखते हैं। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर 2 संख्याएं लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो अभाज्य गुणनखंड, यहाँ जहाँ पर भी आपको गुणनखंड मिल जाए तो इसका असल मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है गुणन। गुणन का मतलब होता है फैक्टर करना, मतलब कि ये जो नंबर हैं आपके इनके फैक्टर करना है। तो फैक्टर करना तो बहुत आसान है, क्योंकि बचपन में हम लासा मासा तो वैसे भी सीखते हैं। तो लासा मासा तो सबको भी आता है। लासा मासा करना जो है कितना कठिन है? बहुत सरल है। तो उसी प्रकार से आपको फैक्टर बना के मासा निकालना है। इसमें लासा नहीं मासा निकालना है। तो पहले मासा सीखते हैं, फिर लासा भी सीख लेंगे, है ना, ताकि जो है एक सवाल से कम 3 सवाल बन जाएं। क्या क्या? एक तो तुम्हारी बन गई कौन सी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरी क्या बन गई? अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरी हम लोग लासा भी इसी से निकालना सीखेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो 272 लिखा है, तो यहाँ पे 272 को लिख लेते हैं। तो इसका फैक्टर करते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर कोई सम संख्या है तो 2 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं। यानी कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। कहाँ से पता चलता है भैया? सबसे लास्ट वाले से पता चलता है ना। तो 2 से उसका भाग दो इसको, तो 2 एकम 2। अब 2 तिया 6, इसमें कितना बचा? 1 और 2 मिला के 12, तो 2 छंग 12, यानी कि 136 आ गया। अब फिर से 2 से करो तो 2 छंग 12। अब 1 बच गया ना इसमें, 2 छंग 12, 1 बच गया, 1 और 6 मिला के 16। अब 2 अट्ठे 16 हो गया, बिल्कुल सही। अब उसके बाद फिर से करो 2 तिया 6। अब 2 तिया 6 पूरा खत्म। अब 2 चक्को कितना हो जाएगा? 8। फिर से इसको 2 से डिवीजन भाग दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 एकम 2। यहाँ पे देखो 1 बचा, 1 और 4 मिला के 14, तो 2 सत्ते 14। अब भैया 14 यहाँ पे 17 आ गया। अब 17 एक ऐसी संख्या है जो अपने ही नंबर से कटेगी। क्यों? क्योंकि भैया ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटेंगी, स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटेंगी। तो 17 देखो, 17 एकम 17 हो जाएगा, यानी कि इसके तो फैक्टर हो गए। अब किसके फैक्टर करोगे? तो अब भैया फैक्टर करेंगे हम 1032 के। तो यहाँ पर देखो 1032 है, या फिर 1032 भी बोल सकते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए। वैसे बोलना नहीं चाहिए 1032, गलत है, 1032 ही सही है। अब देखो इसके लास्ट में कितना है भैया? 2 है, यानी कि 2 से इसका भाग चला जाएगा। तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 पंचे 10, पूरा खत्म। अब देखो यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 2 एकम 2। अभी इसमें 1 बच गया फिर से। अब 1 और 2 मिला के 12, यानी 2 छंग 12, इतना कंप्लीट। उसके बाद आगे देखो, फिर से देखो यहाँ पे एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 1 बच गया इसमें, 1 और 1 मिला के 11, 2 पंचे 10, फिर से 1 इसमें बच गया, 1 और 6 मिला के 16, यानी 2 अट्ठे 16 हो गया भैया। फिर से देखो सम संख्या, अगर सम संख्या है यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा उसका।
तो 2 से भाग देते हैं इसको, तो 2 एकन्नम 2, फिर से 2 एकन्नम 2, ये तो ख़त्म। अब 2 दूना 4, इसमें कितना, 1 बच गया, 2 दूना 4 हुआ, 1 बचा, 1 और 8 मिला के 18, 2 9 18। अब यार फंस गया मामला। अब यहाँ पे देखो सम संख्या नहीं है, यानी 2 से तो भाग नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा, 3 से एक बार चेक करते हैं। 3 चक्को 12, 3 त्रिका 9, यानी कि 3 से चला जाएगा। तो 3 से जो है करते हैं, तो 3 चक्को 12, 3 चक्को 12 पूरा ख़त्म। अब 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से फंस गया, अब 43 आ गया। अब 43 को ये चेक करना है कि 2 से क्या डिवाइड होगा, कतई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो विषम संख्या है 3 से, तो 3 एकन्नम 3, 3 चक्को 12, 1 बच गया ना, इससे भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, सचंग 42, 1 बच जाएगा, उससे भी नहीं होगा। 11 से नहीं होगा, तो फिर भैया किससे होगा, 9 से चेक करते हैं, 9 के पहाड़े में भी नहीं आता है, यानी कि किससे फिर होगा भैया, ये अपने ही नंबर से कटेगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। यानी कि 43 एकन्नम 43, पूरा काम खत्म हमारा, मतलब कि फैक्टर वाला काम खत्म हो गया। यहाँ पर उसने क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि उसने कहा था कि फैक्टर वाली विधि को करो और उससे फैक्टर वाली विधि से क्या करो, मासा निकाल दो। तो मासा करना तो बड़ा आसान है। देखो 272 लिखा इधर, 272 के कितने फैक्टर आए, एक तो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा यहाँ पे 2 फिर से गुणा 17। अब इसके देखो 1032 के क्या क्या आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है ना, एक बार फिर से 3 है, एक बार क्या है 43 है। अब एक बात आती है कि मासा कौन से नंबर होते हैं, इतने नंबर लिखे हैं इसमें तो सारे फैक्टर हैं, लेकिन मासा कौन होगा, तो मासा देखो कौन होगा इसमें, मासा। अब मासा को बच्चे HCF भी बोला जाता है, इसको भी याद रखना आप लोग। देखो मासा वो नंबर होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो एक तो ये हो गया, अब दूसरा ये हो जाएगा आपका, हो गया, तीसरा भी आपका ये हो जाएगा, तीसरा हो गया, ठीक है। अब इतना तो क्लियर होगा सबको। अब क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं, गुणा करा दो, 2 दूना 4 दूना 8। अब एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, जब हमने क्या किया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाया था, तब भी हमारा मासा 8 आया था। जब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि लगाया तब भी हमारा मासा 8 आया। यानी कि आंसर नहीं बदलते हैं, मेथड बदल जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए ना, तो एक सवाल को हम लोग 3-4 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से पढ़ना आ गया तो ये मान लेना कि पेपर में आपके जो है 70 में ये मान लो कि कम से कम 65 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। 5 नंबर तो कट सकते हैं इधर उधर से, अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो वो भी आएंगे। लेकिन अगर जो है सही से देखा जाए तो 70 में कम से कम 65 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो मासा तो निकाल लिया यार, लेकिन अगर लासा निकालने को आ जाए, वो आपसे कह दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 272 और 1032 का मासा तथा यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करते हैं, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखो उसने अपनी बात बढ़ा दी। अब एग्जामिनर भैया लिमिट में तो रहता नहीं है, वो अपना जो है बना के अपना जो है कोई भी आपसे पूछ लेगा, आप फंस जाएंगे, है ना। तो जो है देखो यहाँ पे सिर्फ मासा नहीं निकालना है, अब आपको लासा भी निकालना है। तो लासा भैया कैसे निकालेंगे, अरे लासा निकालना तो बड़ा आसान है। अगर आपको इतना करना आ गया ना तो लासा तो आप चुटकियों में निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि देखो लासा देखना अभी कैसे निकलेगा, लासा जो है बहुत ही आसान है। जितने भी नंबर ये कॉमन हुए थे, जितने भी नंबर कॉमन हुए थे उनको लिख लो भैया, पहले लिख लिया ना। अब जितने भी नंबर बचे हैं उनको लिख लो। तो हमने लिख दिया 2 को, और यहाँ पे लिख दिया 3 को, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 17, और यहाँ पे लिख दिया 43। अब यहाँ पे देखो सारे नंबर का करा देंगे गुणा, और जो भी नंबर आएगा भैया वो हो जाएगा हमारा लासा। अब देखो बच्चों ये सब पूरे टोटल आपको गुणा करा के यहाँ पे लिखने हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि लासा कितना आया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होगा। फिर से जो है हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन निकाल के देखेंगे और सीखेंगे। अब हम लोग बच्चे सीखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हम लोग देखो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम तुमको बता देना क्वेश्चन में दम ही नहीं है। क्वेश्चन में दम क्यों नहीं है, तुमको क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है।
फिर क्या करेंगे भैया, फिर देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे बस एक वर्ड हमारा याद रखना आप, अधिकतम। अधिकतम का मतलब बच्चे खाली बस इतना याद रखना कि अधिकतम को इंग्लिश में हाईएस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? हाईएस्ट बोलते हैं, बस इतना याद रखना, हाईएस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट में पहला वर्ड क्या है, तो पहला वर्ड आप कहेंगे भैया पहला वर्ड तो इसमें हमको एच दिख रहा है। अगर बच्चे आपको पहला वर्ड इसमें एच दिख रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। हाईएस्ट अगर दिख जाए तो मतलब आपको HCF निकालना है। भैया अगर न्यूनतम दिख जाए तो क्या करेंगे फिर, तो न्यूनतम दिख जाए तो बहुत ही आसान है, या फिर आपको जो है कम से कम दिख जाए। क्या दिख जाए? कम से कम, कम से कम दिख जाए, या फिर एक वर्ड और होता है न्यूनतम, न्यूनतम दिख जाए। अच्छा, न्यूनतम का मतलब होता है लोवेस्ट, यानी कि अगर आपको लोवेस्ट वर्ड मिले तो लोवेस्ट में पहला वर्ड देखो क्या है, तो भैया आप कहेंगे पहला वर्ड तो एल है। एल का मतलब भैया एलसीएम, यानी कि इसमें एलसीएम निकालना है और इसमें HCF निकालना है। तो आप लोग ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसमें हम क्या निकालें, इसमें अधिकतम है तो HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने के लिए दो मेथड हमने बताए, क्या क्या? एक तो तुम्हारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। ज़्यादा बेटर कौन रहेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, जो है इसका मासा निकाल देते हैं। अब लेकिन यार सवाल पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा है। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्य, ठीक है, यानी कि सदस्यों की संख्या पता चल गई हमको। सदस्य भैया कितने हैं, तो आप कहेंगे भैया सदस्य तो इसमें 616 हैं, ठीक है। वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समझना बच्चे, अब जैसे आर्मी वाले परेड करते हैं, टोटल कितने हैं, तो टोटल तो 616 है, मतलब किसी मैदान में 616 आर्मी वाले टहल रहे हैं। अब देखो 32 सदस्यों वाली एक बैंड बनाना है उनको, बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब कि लाइनें कितनी बनाएंगे वो, तो भैया लाइनें वो 32 बनाएंगे, ठीक है। मतलब कितनी लाइनें बनाएंगे भैया, बैंड कितनी बनाएंगे, बैंड का मतलब यहाँ पे लाइन है, तो कितनी लाइनें बनाएंगे, 32। अब कह रहे हैं कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। वो कह रहे हैं कि जितनी भी लाइनें बनाना सब में जो है बराबर आर्मी वाले अपने रखना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब कि ये जो बैंड बनेंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बनेंगी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। अरे यार कुछ नहीं करना, हमको मासा निकालना है, बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या क्या है, 32 है, और दूसरी कितनी है, 616 है। तो क्या करो, 32 के फैक्टर बना दो, तो भैया 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ये तो सबको आता होगा, इसीलिए ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं, है ना, क्योंकि 2 अट्ठे 16, अब 2 चक्को 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकन्नम 2, खत्म हो गया। इसको अब करो, देखो यहाँ पीछे कौन सी संख्या है, सम संख्या, यानी 2 से जो है भाग चला जाएगा, तो 2 3 6। अब देखो 2 3 6, ये काम खत्म इसका। अब यहाँ पर ये 16, पूरा 16 काटना है, तो यहाँ पे पूरा जब 2 संख्याएं होती तो यहाँ बीच में 0 लेना पड़ेगा। अगर ये आपने गलती की तो आपका सवाल गया, ठीक है। तो 2 अट्ठे भैया 16 हो गया, ठीक है। ये याद रखना, जब 2 संख्याओं का हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, अचानक से 2 संख्याएं जब नीचे आती हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, जब अचानक से 2 संख्या नीचे आती हैं तो 0 लेना पड़ता है ना। तो याद कर लो इसको, जो है रिमाइंड कर लो दोबारा से। अब यहाँ पे देखो पीछे सम संख्या भैया, तो 2 से जो है डिवाइड हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, एक बचा ना इसमें, एक और 0 मिला के 10, 2 पंचे 10, अब 2 चक्को 8, फिर से 2 से डिवीजन चला जाएगा इसका, 2 सत्ते 14, फिर एक बच गया, एक और 4 मिला के 14, फिर 2 सत्ते 14 हो गया। अब देखो भैया 77, ये 7 क्या सम संख्या है, नहीं विषम है ना। तो विषम है तो कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, एक बचा इसमें, एक और 7 मिला के 17, 3 के फाड़े में 17 नहीं आता, 3 पचे 15, 2 बच जाएगा फिर भी, यानी कि 3 से तो कटने वाला नहीं है। 5 से भी नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा भैया, 7 से कट जाएगा। देखो 7 एकन्नम 7, ठीक है, ये तो पूरा गया, 7 एकन्नम 7, 11 भैया अपनी ही संख्या से कटेगा, ठीक है। ये पूरा हमारा जितना भी काम था फैक्टर वाला हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, तो भैया अब हम जो है 32 के फैक्टर लिखेंगे, क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ पे कितने बार आया यार, 1 2 3 4 5 बार आया है ना।
तो हम यहाँ पे 5 बार लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या है, 616 है भैया। 616 में देखो कितने बार क्या आया है, तो 2 आया है, फिर से भैया 2 आया है, फिर से भैया 2 आया है, फिर से भैया 7 आया, फिर से भैया 11 आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या बताया, जहाँ पर अधिकतम वर्ड मिले उसका मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट में एच पहले, एच पहले, एच का मतलब क्या, HCF याद करोगे, यानी कि यहाँ पे क्या निकालोगे, HCF। अब HCF भैया क्या होता है, HCF वे नंबर होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, तो ये वाले देखो सब कॉमन ही कॉमन मिल गए हमको, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, यानी 3 बार, यानी कि लगभग कितने जो है बैंड बनेंगे भैया, तो जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 8 होगी। तो यहाँ पर नीचे आप लोग लिख देना, ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिखना है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है। तो ये वाला तो सवाल भैया हमको क्लियर हो गया। अब एक सवाल और है इसी में। सवाल क्या है, सवाल में बोला जाता है कि एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कि एक वृत्ताकार पथ है और वहाँ पे मैदान है, मतलब कि एक मैदान के चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ है। जैसे यहाँ पे दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये तो आप लोगों ने सीख लिया, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम जो है इसको जो है दूसरा सवाल इसी में बताते हैं। एक हमारा सवाल और है, एक दूसरी एक्सरसाइज में है कि एक मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। ये हमारा हो गया वृत्ताकार पथ, ये वृत्ताकार पथ है। अब यहाँ पे एक रहती हैं सोनिया, आपको पता होगा, आप लोग देखना और हमको ये बताना कि किस एक्सरसाइज में ये सवाल है। एक रहती हैं यहाँ पे सोनिया और एक यहाँ पे रहते हैं भैया रवि। सवाल में ये बोला जाता है कि रवि जो दौड़ता है वो भैया 12 मिनट लगाता है पूरा चक्कर करने में, और ये जो सोनिया है वो 18 मिनट लगाती हैं पूरा चक्कर करने में। और सवाल में ये बोला जाता है कि दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, तो वो जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगी। तो वहाँ पे एक वर्ड उसमें छिपा है सवाल में, आप लोग ऐड कर लेना। वहाँ पर क्या ऐड करोगे, सबसे लास्ट वाली लाइन में कम से कम कितने समय बाद, वहाँ पे एक वर्ड छिपा दिया है उन्होंने, बताया नहीं है, छिपा दिया उन्होंने, चालाकी की है, लेकिन आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। कम से कम, कम से कम पुनः वे कब प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे इनको चक्कर लगवाओ भैया, कम से कम आ गया ना, हमको यार दुनियादारी से थोड़ी मतलब है, कम से कम आ गया इसका मतलब भैया न्यूनतम होता है, हमको इतना पता है बस। न्यूनतम का मतलब क्या होता है भैया, हमको ये भी पता है, न्यूनतम को लोवेस्ट बोलते हैं। लोवेस्ट में भैया एल आ रहा है ना, एल का मतलब क्या होता है, एल किस में आता है, एलसीएम में या एचसीएफ में। अरे बड़ा आसान है भैया, एलसीएम में आता है, तो एलसीएम कर दो, किसका किसका, 12 और 18 का। यार हम यहाँ पे 2 सवाल सीख रहे हैं ना, एक सवाल था, दूसरा भी सीखे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीख लो। यहाँ पे 12 के फैक्टर करो, 2 छंग 12, 2 त्या 6, 3 एकन्नम 3, खत्म हो गया, फैक्टर हो गया इसका। 18 का करो, 2 से डिवाइड करो, 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3, खत्म हो गया, ये भी फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे फिर, अरे भैया यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए इनके फैक्टर नीचे लिखो। तो यहाँ पे हम कहाँ पे करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे करते हैं, आप लोग यहाँ पे नीचे करना, ठीक है। ये भैया काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग करना, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या है, 12 है और दूसरा क्या है 18। 12 क्या है भैया, 2 है, 2 है, 3 है। 18 क्या है, तो इसके फैक्टर देखो, 2 है और 3 है, फिर से 3 है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इतना कंप्लीट है। उसके बाद हमको क्या निकालना था, एलसीएम। एलसीएम देखो निकालने के लिए पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ ये हो गया एक, दूसरा ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है। क्लियर इतना, अभी HCF निकला है, ये HCF है। अगर तुमसे कह दिया जाए HCF, तो HCF बराबर 3 दूना 6 HCF हो गया है, लेकिन हमको LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो देखो ये हो गया, उसके अलावा कौन सा बचा, ये बचा, ये बचा, यानी 2 बचा, 3 बचा। अब कराओ गुणा, 3 दूना 6, ठीक है, और 3 दूना 6,
हो गया 6×36 यानी 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। पूरा करा दो भैया, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो। पूरा जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 36 मिनट बाद, यानी कि वो जो सोनिया और रवि थे वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे भैया, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो हमें आशा है कि आपको 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर यार 2 क्वेश्चन आपने लिख दिया सर। तो बच्चा 2 क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। मतलब अगर ये आ गया तो ये कर लोगे, अगर ये आ गया तो ये कर लोगे। मतलब कि अगर तुमको एक सवाल आ गया ना तो दूसरा सवाल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और बच्चा एक बात बताएं, आपका ये वाला सवाल या तो ये वाला सवाल पेपर में 100% आता है। कै नंबर का भैया आता है? तो भैया ये आपका 2 नंबर का आता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अगर आपको समझ में आए तभी आप लोग वीडियो को लाइक करना, सबसे लास्ट में आप लोग लाइक करके जाना और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के जाना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, सबसे पहले हम लोग पहला करेंगे है ना, इसको थोड़ा सा अभी रोकेंगे। लिखा है यदि मासा कितना है, 5 है। भैया ये बीच वाला फिर क्या है भैया, इनका और इनका मासा ही तो 5 है। ये आपकी पहली संख्या है और ये भैया आपकी दूसरी संख्या है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या ये लिखी है और इनका मासा इधर लिख दिया गया, कितना, 5 है। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ जाएगा। यहाँ पे देखो मासा लिखा है, कह रहे हैं मासा 5। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में बंद है ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या। कह रहे हैं कि लासा कितना, लासा ये है। अब ये पूरी तरीके से लासा नहीं है, कह रहे लासा ये है किसका, इन दोनों का। लेकिन यार अभी ये लासा थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पर ए है। ए अगर ए की जगह पे कुछ यहाँ पे रख दें तो लासा आ जाएगा। वही तो पूछा है आपसे। देखो कह रहे हैं ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं भैया, हल डालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पहली संख्या क्या है भैया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पहली संख्या तो हमारी लिखी है 35। भैया दूसरी संख्या क्या लिखी है, तो आप कहेंगे भैया दूसरी संख्या तो लिखी है 45। लिख लिया पहली संख्या दूसरी संख्या। उसके बाद हम आपसे अगर पूछें कि बच्चा बताओ मासा कितना है, तो आप कहेंगे भैया मासा तो 5 लिखा है। फिर हम आपसे कहें कि बताओ अच्छा लासा कितना है, तो आप कहेंगे लासा लिखा तो है 63 गुणा ए, लेकिन पूरी तरीके से लासा नहीं है ये। अगर यहाँ पे कोई नंबर रख दें तो लासा आ जाएगा। वही तो आपसे पूछा है, कह रहे हैं कि ए का मान बताओ, तो ए का मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए बच्चा याद रखना मास्टर फार्मूला लगता है, आप लोग नीचे करना, हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे करना। देखो सवाल करने का तरीका क्या होता है, उसको जो है ऊपर से नीचे तक पूरा करते चले जाएं, इधर उधर नहीं करना है। इससे होता क्या है, एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे को अच्छा एक्सपीरियंस है, वो पूरा ऊपर से नीचे तक कर रहा है। अगर आप इधर 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 करेंगे ना तो फिर जो है उसी में सब मिल जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखो मास्टर फार्मूला लगाते हैं भैया, मास्टर फार्मूला। भैया मास्टर फार्मूला ये तो हमने पहली बार सुना है ना। मास्टर फार्मूला कुछ नहीं यार, यहाँ पे देखो क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे लासा। आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके पास टाइम कम हो तो आप ऐसे लिखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ऐसे लिखना, और टाइम हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। 2 संख्याओं का गुणनफल, देखो कितनी संख्या, 2 संख्या है ना, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भैया, तो ये तो होता है आपका मासा गुणे लासा। भैया ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये मास्टर फार्मूला है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि पता है इससे आप लोग कितनी चीज़ें निकाल सकते हो, पहली संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, जब ये 3 चीज़ें दी हों। अब उसके बाद अगर दूसरी संख्या निकालनी हो तो आपको ये 3 चीज़ें पता होना चाहिए, ये। ठीक है, अगर आपको मासा निकालना हो तो ये मासा निकालना है, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, लासा, पहली संख्या, दूसरी संख्या। ठीक,
लेकिन यार इससे हमको मतलब नहीं है दुनियादारी से, हमको तो अपना सवाल करना है, ठीक है। तो हम सवाल करते हैं। देखो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी भैया है 35। दूसरी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे भैया 45। मासा कितना है, आप कहेंगे भैया 5। हम अगर पूछे लासा कितना है तो आप कहेंगे 63 गुणा ए, ठीक है। अच्छा ए का मान निकालना है तो ए को इस तरफ रोक लो, बाकी सबको भेज दो। एक बात बताएं, जब गुणे में संख्या लिखी हो तो उधर जाती हैं बराबर के उस तरफ जाती हैं तो बटे में चली जाती हैं। गुणे की संख्या बटे में जाती हैं, याद रखना। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, अगर गुणे की संख्या है बराबर के उस तरफ गई तो बटे में जाती है। कहाँ पे, बटे में या फिर भाग में, ठीक है। और अगर इस तरफ भाग या बटे की है तब क्या होगा, अरे जस्ट अपोजिट हो जाएगा भैया। भाग में है तो गुणे में, गुणे में है तो भाग में। भैया अगर जोड़ की हो गई तब, अरे भैया जोड़ की है तो इधर आएगी तो घटाव की हो जाएगी। अगर भैया घटाव की है तो इधर जोड़ की हो जाएगी, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। ये तो आपका जो है एक बेसिक है, ये आप लोग लिख लेना। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे भैया, गुणे में है बटे में भेज दो। तो 35 गुणा 45 बटा 5 गुणा 63 बराबर का ए। अब काट दो, 5 सत्ते 35, 7 नवैया 63, ठीक, क्लियर है इतना। अब 9 पचे 45, यानी कि ए का मान भैया कितना, 5। आशा है कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ए का मान कैसे निकाला जाएगा। भैया ये आपका सवाल आएगा 2 नंबर का, क्लियर है, ठीक है। सीख गए ना कि कैसे करते हैं मास्टर फार्मूला। बस आपको अगर आप इतना भी कर देंगे ना तो 2 नंबर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये डिटेल लिखें, लिख भी सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब जो है इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर हम सीखते हैं दूसरा सवाल। बच्चा सीखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो सेम वैसा ही है, कह रहे हैं HCF 9 दिया है, ठीक है। HCF कितना दिया है, 9 दिया है, यानी कि HCF भैया कितना दिया है, तो आप कहेंगे भैया HCF तो 9 दिया है। कह रहे LCM ज्ञात करें। आप कहोगे भैया ये बीच वाली संख्या क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप। अरे भैया ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इन्हीं को तो निकाला गया है, तभी तो उनका मासा 9 दिया गया है ना। तो ये पहली और दूसरी संख्या है, लासा ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। लासा बराबर क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट संख्या क्या है भैया, फर्स्ट संख्या है आपकी 306। भैया सेकंड संख्या क्या है, तो आप कहेंगे भैया 657, क्लियर। फार्मूला लगा दो, कौन सा, मास्टर फार्मूला, ठीक है। मास्टर फार्मूला, मास्टर फार्मूला, ओके। मास्टर फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा, मासा गुणे लासा। पहली संख्या क्या है भैया, पहली संख्या तो लिखी हुई है, पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर मासा कितना भैया 9, लासा कितना भैया नहीं पता, ठीक है। तो लासा की जगह पे लासा ही रख देना, ठीक। हमने क्या बताया था पिछले में कि गुणे में नंबर हो तो बटे में जाएगा। हमको तो लासा निकालना है ना, तो लासा को रोक लो, बाकी सबको हटाओ यार अपने तरफ से, गुणे में बटे में भेजो उनको। 306 गुणा 657 बटा का 9 बराबर LCM। काट दो भैया, 9 से कट जाएगा क्या, 9 त्रिका 27, 27 3 बचा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा यार। 9 त्रिका 27, अब 9 त्रिका 27, इसमें कितना बचा 3 और 6 मिला के 36 और 9 चौक 36, यानी कि यार ये क्या बन गया 657 और गुणा का 34 बराबर का LCM। अब देखो LCM तो बड़े आसानी से आ जाएगा, इनका गुणा करा दो, LCM आ गया। बस यहाँ पे क्या करो, LCM बराबर यहाँ पे गुणा करा के बॉक्स में लिख दो और आंसर आ गया। अब ये हम थोड़ी करेंगे, आपको करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग जो है वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। हम लोग जो है 10 क्वेश्चन को टारगेट में बनाए, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं, पूरे 30 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पूरे सीख के जाएंगे, ठीक है। बोर बिल्कुल ना होना, ठीक है। अब हम बच्चे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन उसमें 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना बच्चा। ये क्वेश्चन जो लिखे हैं ये हम आपको बता दें, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इन 4 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आप देख लेना 100% पेपर में आएगा। या तो कह देगा कि बताओ हमको √5 एक अपरिमेय संख्या है, कहेगा सिद्ध करके दिखा दो, या तो कहेगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके दिखा दो, या तो कहेगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये कहेगा सिद्ध करके दिखा दो, या तो आपसे कहेगा कि हमको ये वाला नंबर जो लिखा है इसको अपरिमेय सिद्ध करके दिखा दो। तो कैसे सिद्ध करोगे आप? हम आपको बताएं, अगर आप जो है 1 सीख गए तो ये जो लिखे हैं ना 3, ये तो ऐसे आ जाएंगे। यानी कि अगर √5 को सिद्ध करना सीख गए तो 2 वाला भी आराम से आ जाएगा, 3 वाला भी आ जाएगा, 7 वाला भी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर यार हम एक क्वेश्चन को सीख लें तो हम लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? तो एक क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे इसका, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये और ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए 2 क्वेश्चन सीखेंगे बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से। देखते हैं, तो ये वाले हम क्वेश्चन इरेज कर देते हैं ना, इसको अभी बाद में लिख लेंगे, पहले सीख लें, उसके बाद जो है आगे सीख लेंगे उनको भी। देखो लिखा है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। सबसे पहले यार बात आती है, यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्या। हमको आज तक यही नहीं समझ में आया कि अपरिमेय संख्या क्या है। देखो, जो बच्चा हमारी संख्याएं होती हैं, जो हमारी वास्तविक वाली संख्या होती है, क्या वास्तविक संख्या? हाँ, वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो तुम्हारी भैया होती है परिमेय, और एक होती है भैया अपरिमेय। अब भैया परिमेय में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं। परिमेय में भैया जैसे P/Q के रूप की आ गई, और Q कभी भी 0 नहीं है, तो वो परिमेय है। भैया हमको तो समझ में नहीं आया। अरे यार सिंपल है, देखो जैसे P/Q, ये P है, ये Q है, तो P/Q के रूप की है ना, तो परिमेय है। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे हम लिख दें, ये क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो परिमेय नहीं होगी। ये क्या होगी फिर भैया? ये तो अनंत बन जाएगी, यानी कि ये परिमेय नहीं है। मतलब कि क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारी परिमेय है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारी भैया परिमेय है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा ये तो हमने सीख लिया। अब अच्छा भैया आप हमको दूसरा बता दो। भैया ये जो है आपको 2m गुणा 5n के रूप का भी मिल सकता है, तो ये वाला अगर मिल जाए तब भी जो है परिमेय माना जाता है। ये भैया क्या है, ये कहाँ पे लगेगा? तो भैया ये आपका लगेगा शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती में। जब आप सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव प्रसार करना। अभी हम आपको सिखाएंगे कि दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है, शांत कैसे बताया जाता है, अशांत कैसे किया जाता है, और उसका दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है। ठीक है, उसमें ये काम आएगा। उसके बाद भैया अगर वो करड़ी से निकल रहा है, अब जैसे ये नंबर लिखे हैं तो ये करड़ी से निकल जाएंगे, तो ये भी भैया हमारे क्या है? परिमेय है। ठीक है यार, भैया हमको ये तो समझ में आ गया है ना। और एक बात बताएं आपको, दशमलव के बाद इनका क्रम बदलता है। जैसे दशमलव के बाद है ना, क्रम बदल जाएगा, ऐसे इस प्रकार से नंबर आएंगे। अगर इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भैया परिमेय है। क्लियर है इतनी बात? तो भैया आपने ये तो बता दिया परिमेय, अपरिमेय कौन बताएगा? परिमेय भी भैया हम ही बताएंगे, है ना। देखो बड़ा आसान है, इसमें भी भैया वही रूप होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं भैया? हो सकते हैं, कंडीशन होती है सिर्फ। क्यों हमेशा 1 रहेगा? समझे? नहीं समझे? चलो समझ लो। अच्छा 5/1, 6/1, 100/1, 1000/1, 1,00,000/1, मतलब सबके बटा में 1। P/Q, Q हमेशा 1 रहेगा। समझ गए ना? क्लियर है? ठीक। अब दूसरा देखो भैया, ये इस रूप का होता है परिमेय वाला, तो क्या ये होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। समझ गए? अब तीसरा वाला देखो भैया, ये करड़ी से निकल जाते हैं, तो क्या ये करड़ी से नहीं निकलते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात, ये करड़ी से निकलेंगे ही नहीं। जैसे √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, √13 आ जाए, √17 आ जाए, यानी कि इस प्रकार के नंबर जो करड़ी से निकल ही ना पाएँ वो अपरिमेय होते हैं। वही तो कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके दिखा दो। अच्छा सिद्ध करके दिखाएंगे, बेसिक सीख लें थोड़ा सा। भैया इनका क्रम बदलता है,
इनका क्रम नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा भैया, ये फिर से वैसे आ जाएंगे ए से। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ समझ रहे हो कि नहीं बच्चा, समझ रहे हो ना? तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार के वीडियो और मिल जाए तुमको। ठीक है, इतना तो सीख गए। वास्तविक संख्या जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P/Q में लिख सकते हैं, क्यों हमेशा नहीं, क्यों कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको 2m गुणा 5n के रूप का लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको करड़ी से बाहर निकाला जा सकता है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद अपना स्थान बदलती हैं बार बार। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q में लिखते हैं, लेकिन क्यों हमेशा 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 1 रहेगा। समझ में आ गया ना? ठीक। अब देखो, ये परिमेय वाला इस रूप का होता है, लेकिन ये कतई नहीं होगा। अच्छा भैया, ये परिमेय करड़ी से बाहर निकलते हैं, तो ये करड़ी से बाहर नहीं निकलती हैं। इनका क्रम बदलता है, इनका क्रम नहीं बदलता है। हमें आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, बढ़िया कंटेंट 1 नंबर का देंगे आपको। अब हम लोग जो है प्रूव करना सीखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यार प्रूव कैसे करें, बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे। आज के बाद ज़िंदगी में आपको ये देखना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर जो है कैसे हम प्रूव करें। ठीक है, कभी भी नहीं सर्च करना पड़ेगा। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तुम लोग तो वैसे भी उल्टा सीधा काम करते हो, तो इसमें भी उल्टा सीधा काम करो। क्या, यहाँ पे माना उल्टा मान लो। यहाँ पे क्या है, अपरिमेय है, तुम परिमेय मानो। माना √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा किया ना, उन्होंने कहा था कि सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तुमने जस्ट अपोजिट कर दिया। क्या किया, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हमने क्या बताया था भैया, उसको तो भैया P/Q में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, P का मान निकालना है तो क्यों बटा का है। हमने क्या बताया था, अगर बटा का है या फिर भाग का है, उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, यानी भैया P बराबर √5Q बन जाएगा। अब भैया क्या करें, याद रखना दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तभी तो ये रूट हटेगा। रूट ही तो हटाना हमको, वही तो करेंगे। करो भैया, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो भैया वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करो भैया, हमको तो नहीं आता वर्ग, कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया वर्ग। P² का P² ही रहेगा। अब इसका वर्ग करोगे ना भैया, तो ये दोनों के लिए है, याद रखना। अब इसका वर्ग देखो, इसका वर्ग का मतलब ये है √5 गुणा √5, 2 बार है ना। अब इस प्रकार के जब नंबर आते हैं, अंडर रूट का ये भी, जो अंदर नंबर हो वही नंबर नीचे आ जाता है, लेकिन कंडीशन है सेम नंबर होने चाहिए। अगर अलग अलग हुए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 5। अच्छा Q² का Q² ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे 2 लाइनें लिख देना यार, अपने मन से लिखना। चूँकि P² से 5 विभाज्य है, P² से 5 विभाज्य है, इसलिए सिर्फ P से भी 5 विभाज्य होगा। ओके क्लियर है? ओके क्लियर हमको तो। ठीक है, अब बच्चा इतना छोटा सा अगर आपको आ गया ना, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो आगे का आराम से आ जाएगा, क्योंकि अब हम नकल करेंगे इसी से। देखो कैसे नकल करना है। यहाँ पे देखो क्या है, P कर लिया नकल, बराबर देखो नकल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये 5 लिखा है, 5 कर लिया यहाँ पे। Q की जगह बदल लो अपने मन से, ताकि चीटिंग पकड़ी ना जाए। ठीक, तो P बराबर क्या बना लिया, 5R बना लिया। फिर से भैया हम चीटिंग करेंगे, दोनों तरफ का वर्क करने पर फिर से भैया हम चीटिंग करेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, कर लिया ना चीटिंग। फिर से इसका वर्क करो भैया तो P², इसका वर्क करो भैया तो ये पूरा होल ऑफ स्क्वायर। P² का P², ये भैया जो है ना, ये दोनों के लिए है। 5 गुणे 5 आपको पता होगा कितना होता है, 25। R² का R² बन जाएगा। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ हमको,
पी स्क्वायर को 5q स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? यार दोनों बराबर हैं, बीच में बराबर लगा, इसका मतलब दोनों पलड़े बराबर हैं। अब देखने में लग रहा है ये पी स्क्वायर लिखा, ये लिखा है 5q स्क्वायर, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, मतलब पी स्क्वायर की जगह भी ये लिख सकते हो आप, सिंपल सी बात है। ठीक, लिख दो पी स्क्वायर की जगह पे 5q स्क्वायर बराबर का 25r स्क्वायर। भैया जब बराबर में चीज़ें होती हैं तो कटती हैं, या फिर एक काम करो, एक गुणे में है ना, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ये सब हम नहीं करेंगे, हम तो सीधा काटेंगे। आपको भी आना चाहिए, अगर बराबर में है जैसे 4 बराबर 2 तो 2 दूना 4 यानी 2 बराबर 1, इस प्रकार से। नहीं समझ में आया? एक और अच्छा सीखो, जैसे 25 बराबर लिखा है 5 तो 5 25 यानी इधर 5 का नम 5 और 5 25 इधर 5 यानी 1 बराबर 5, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि बराबर में चीज़ें कटती हैं। अच्छा भैया बराबर में चीज़ें कटती क्यों हैं? जब भैया बराबर में चीज़ें होती हैं उसका मतलब वो आपस में भाग में होती हैं। ठीक है, तो भाग चला जाएगा यार। 5 25 यानी क्यू स्क्वायर क्या बना? क्यू स्क्वायर बना 5r स्क्वायर। फिर से वही चीटिंग करेंगे हम यहाँ से, चूँकि क्यू स्क्वायर से, अब यहाँ पी नहीं है क्यू है, तो क्यू स्क्वायर से 5 विभाज्य है, 5 विभाज्य है, इसलिए भैया इसलिए सिर्फ क्यू से भी 5 विभाज्य होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा 2 लाइनें और लिख देते हैं यहाँ पर, 2 नहीं चलो 1 ही लिख देते हैं। ठीक, लिखो अतः पी और क्यू दोनों से 5 क्या है? विभाज्य है। दोनों से 5 विभाज्य है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। विपरीत है कि नहीं है? अच्छा आप लोग बताओ, विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय राइटिंग थोड़ी सी खराब है, अपरिमेय संख्या है। बच्चा हमें आशा है कि आपको ये सवाल बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर यहाँ पे क्या हो जाए 3 + 2√5, यही तो था ना, है ना? चलो स्क्रीनशॉट आप लोग करो और उसके बाद जो है हम लिखते हैं, उसके बाद आप लोग समझना। तो बच्चा अब हम लोग देखते हैं अपना चौथे का सेकंड, मतलब चौथे का फर्स्ट देख लिया है। चौथे के फर्स्ट में क्या था? प्रूव करना था √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना बेसिक। हाँ, अब हम लोग देखेंगे 3 + 2√5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। देखो कैसे करेंगे, फिर वही उल्टा पुल्टा काम करो। क्या माना 3 + 2√5 ये अपरिमेय बता रहे, तुम मानो परिमेय। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कर दिया ना उल्टा वाला काम? कर दो, कोई बात नहीं, करना चाहिए कभी कभी। यहाँ पे देखो 3 + 2√5 है। अच्छा एक बात बताओ, परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं भैया? तो आप कहेंगे भैया परिमेय संख्या तो P/Q के रूप की होती है, तो हमने लिख दिया। अच्छा P का मान चाहिए तो Q को उधर भेजना पड़ेगा, सिंपल सी बात। या फिर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर हम कहें कि 3 को इधर ले आओ, तो भैया 3 तो तुम्हारा प्लस का नंबर है, इधर जाएगा तो माइनस का नंबर हो जाएगा। यानी कि 2√5 बराबर P/Q - 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो एक बार। यहाँ पर इसका इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, कर लो। अच्छा यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका इधर गुणा यानी 3Q, फिर इसमें घट जाएगा यानी P - 3Q, इधर गुणा हो गया, इसमें घट गया P - 3Q/Q। नहीं समझ में आया? अरे आ जाएगा यार, धीरे से आएगा। इसका इधर गुणा हो गया है। ठीक, तो ये 3Q बन गया। अब उसके बाद जब गुणा हो गया तो इसमें घट गया है, P- में घट गया है। देखो P - 3Q और अपान में तो Q रहेगा यार, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इतना तो हमने भैया बना लिया है, आगे आप जो है बनवा दीजिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, गुणे में नंबर हो तो कहाँ भेजोगे? हमने बताया था ना, गुणे में नंबर है तो भैया भाग में जाएगा, यानी कि बटा में जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक है, क्लियर है? भेज दो।
यहाँ पे क्या है p-3q अपान का q, यहाँ बटा का ए बटा का 2 और बटा का 1 अपने मन से ऐड कर लो कि सबके बटा में 1 होता है। इतना तो सबको पता होगा यार, सबके बटा में 1 होता है बिल्कुल। यहाँ पे क्या बन गया भैया p-3q अपान का q। भैया अगर इसको सॉल्व करना है, ये आपको टीचर लोग बड़ा कठिन बताते होंगे, अंश बटा हर बताते होंगे, अंश का हर उसमें जाएगा, हर का हर उसमें जाएगा। अरे ये सब नहीं सीखना यार, हमको सिंपल भाषा सीखनी है। ये देखो इतना तो आपको पता होगा कि ये अंश बटा हर है, ये भी अंश बटा हर है। बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। नीचे वाला नंबर जो है ना, ये अंश बटा हर, ये जो नीचे वाला है अगर ऊपर ले जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। मतलब उल्टा पुल्टा सब सीखना है, बाकी कुछ नहीं मैथ में। ये क्या बन गया 1/2, उल्टा हो गया ना। ठीक, 1 में गुणा कराओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। p-3q सेम का सेम, नीचे कराओगे तो 2q बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ हमको, ये अपरिमेय है कि नहीं है? तुम कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि ये कड़ी से नहीं निकल सकती। ये हम कह रहे हैं परिमेय है, तुम मानोगे नहीं कि ये परिमेय कैसे है। अरे हो सकती यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नंबर रख दो, यहाँ पे कुछ नंबर रख दो, यहाँ पे कुछ नंबर रख दो, और उसके बाद देखो p/q के रूप की अगर बन जाए तो परिमेय है। यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर खाली यहाँ पे q 0 ना रखना, क्योंकि q कभी 0 नहीं हो सकता। माना यहाँ पे हमने रख दिया 1, तो 2 × 2 बटे में 2 बन गया, ऊपर भी कुछ ना कुछ नंबर बन जाएगा। यानी कि ये अपरिमेय, ये परिमेय। परिमेय अपरिमेय क्या कभी बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये हमारी अवधारणा विपरीत हो गई कि नहीं? इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नीचे लिखना है, हम आपको ऊपर लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखना। ठीक, यहाँ पे आप लोग लिखना, नीचे लिखते चले जाना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखोगे? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ये रा जो है बड़ा दिक्कत करता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा ये जो लिखा है p-3q अपान का 2q, ये एक परिमेय संख्या है। भैया कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कभी बराबर नहीं हो सकते, परिमेय अपरिमेय, है ना? बिल्कुल, एक अपरिमेय संख्या जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सो तो नहीं गए? अरे सोना नहीं है ना। अब हम लोगों ने देख लिया है क्वेश्चन अपने 4। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। हम लोग अब सीखेंगे शांत अशांत। अरे बड़ा सिंपल सा वर्ड है, शांत अशांत। शांत का मतलब शांत हो जाओ, अशांत का मतलब अशांत हो जाओ, मतलब कि चिल्लाओ, है ना। शांत का मतलब है जो शांत हो जाए। अब यार हमको ये नहीं समझ में आ रहा शांत अशांत क्या है। आएगा, धीरे से समझ में आएगा। क्या लिखा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के। अब यहाँ पे क्या आ गया? देखो परिमेय संख्या मतलब कि देखो p/q परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत है कैसे बताओगे? तो उसके लिए हमने 3 सवाल लिखे हैं। अब देखेंगे कौन शांत है कौन अशांत है। अब हमने 3 क्यों लिखे? ताकि हम ये चेक कर पाएँ कौन शांत कौन अशांत है ना। चलो देखते हैं। शांत और अशांत चेक करने के लिए क्या करते हैं? देखो सबसे पहले इसी को हल करते हैं। तो हल करते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखना बच्चा, जब आपको शांत अशांत चेक करना हो तो मालिक कौन होता है? मालिक बच्चा होता है नीचे वाला, ये। ठीक, मालिक का कर देना फैक्टर, यानी कि गुणज या फिर गुणनफल। 15/1600 लिखा है। 1600 के कर दो फैक्टर, इधर कर दो 1600 के फैक्टर करो भैया। 2 से इसको अगर डिवाइड देंगे तो 2 × 8 = 16, डबल जीरो बच गए।
फिर 2 चक्को 8, डबल जीरो फिर से बच गए, फिर से 2 दूना 4, फिर से बच गए, फिर से भैया 2 एकन्नम 2, फिर से 2 एकन्नम 2, देखो 2 एकन्नम 2, डबल जीरो बच गए, फिर से 2 पंचे 10, ख़त्म, ये जीरो फिर से बच गया। फिर 2 से इसको करो, 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4, ठीक है, 2 दूना अच्छा 4, 2 दूना लिखो यहाँ पे, 2 दूना 4, एक बच गया, एक और 10 जीरो मिला के 10, 2 पंचे 10, अब 5 से डिवाइड दो, पचम 25, ठीक है, फिर 5 कन्नम 5, ख़त्म हो गया, गुणज कर लिए। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 15 और 1600 के इतने सारे फैक्टर किए हैं, तो उन्हीं को तो लिखेंगे। ये अच्छा क्या है, तो इनको भैया बोलते हैं गुणनफल यानी फैक्टर। कभी कभी कहता है कि ये संख्या दी गई है, इनके गुणनफल ज्ञात करो। अगर आपसे कह दे कि गुणनफल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो भैया, गुणनफल ज्ञात करो, तो गुणनफल करने का मतलब क्या है, बस ये सवाल लगा देना। अब यार सिंपल सी बात है, अगर आपसे कह दे कि 1600 के गुणनफल ज्ञात करो, अगर 1600 के गुणनफल आपसे कहे तो बस फैक्टर कर दो, लासा वही वाला। अरे लासा यार हम लोग बचपन में कहते थे लासा मासा, है ना, अब नहीं कहना है। अब अगर फैक्टर कर रहे हो तो गुणनफल कर रहे हो, 1600 के गुणनफल है ये, ठीक, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1600 को हमने क्या तोड़ा है, यहाँ पे हमने तोड़ा है 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बार है यार, 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा 5 भी है, चलो 5 भी लिख देते हैं, लिख दिया। अब देखो इनको हम छोटा करने के लिए थोड़ा सा इसमें काम करेंगे, 15 और बटे, अब देखो 2 6 बार हैं, यानी 2 की पावर 6 है, मतलब 2 कितने बार, 6 बार। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिख दिए जाएं और सेम नंबर हो तो उनको पावर में लिखते हैं, है ना, ये बात तो आपको पता होगी। ये हमारे हो गए 2 की पावर 6, अब ये हो जाएंगे 5 की पावर 2। अब हमने क्या बताया था, जब कभी आपको 2 की पावर m मिल जाए और गुणा 5 की पावर n मिल जाए, देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो वो क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब कि अगर कहा जाए तो ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, लेकिन हमको इससे थोड़ी मतलब, हमको शांत अशांत बताना है, ठीक। अब यार एक बात समझ लो आप लोग, अब हम आपको बताते हैं कि शांत अशांत कैसे चेक किया जाता है। बड़ा ही गजब का तरीका बताएंगे, ऐसा तरीका आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा शांत अशांत चेक करने का, बिल्कुल बेसिक और हर एक चीज़, ठीक। चलो इधर सीखते हैं। हमने क्या यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, उसको ही हम जो है उसको डिटेल में बताते हैं, उसको पूरा खोल डालते हैं। दशमलव प्रसार लिखा है, दशमलव प्रसार बच्चा, दशमलव प्रसार को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। अब दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत और अशांत, मतलब 2 तरह का होता है, मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, 2 टाइप का होता है दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन। 2 टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा शांत यानी टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, शांत अशांत, ठीक, क्लियर है। अच्छा भैया क्या अशांत के पार्ट होंगे, क्या शांत के पार्ट होंगे, बिल्कुल होंगे। पहले यही समझो कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। अब जैसे हम आपसे कह दें कि 10/2 लिखा है, इधर लिखा भैया 10/3। अब देखो क्या करोगे, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग दो, 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना आ गया 0, इसका मतलब ये शांत हो गया, मतलब कि 0 यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब कि शांत हो गया, आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक। अच्छा इतना तो क्लियर हो गया होगा कि शांत क्या होता है, शांत तो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये भैया आपने मेथड कौन सा किया, ये वाला मेथड इसको बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया, ठीक है। ये भाग वाग जो बोलते थे ना, अब भाग को क्या बोलोगे, लंबी विभाजन प्रक्रिया बोलोगे, ठीक, याद रहेगा। न याद रहे तो इसको 4-5 बार देख लेना। भाग को क्या बोलते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया। विभाजन का मतलब ही होता है यार भाग देना, बांटना, है ना। अशांत वाला देखो, अशांत वाले में 3 का भाग देना है 10 में, तो 3 त्रिका 9,
एक बच गया, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 3 त्रिका 9, फिर से एक बच गया, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ सकता है, 3 त्रिका 9, फिर से एक बच गया, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ सकता है, 3 त्रिका 9। क्या कभी भी ये शांत होगा? हमेशा रिमाइंडर 1 दे देगा, जितने बार करोगे उतने बार रिमाइंडर 1 दे देगा, दे देगा ना? देगा कि नहीं देगा? देगा। तो इसीलिए जो है अशांत हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि शांत और अशांत क्या होता है। अब हम सीखते हैं कि अशांत हमारा क्या, कुछ इसके पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अशांत के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है तुम्हारा आवर्ती, एक होता है भैया अनावर्ती। ठीक होता है? मतलब क्या है भैया इसका? अरे यार, अगर इंग्लिश में बता देना तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। और इसका मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये रिपीट होंगे नंबर, मतलब जैसे ये आ जाए, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, देखो जैसे इस प्रकार से आ जाए 1 2 3, फिर से आ जाए 1 2 3, जैसे आ जाए 1, यार 1 ही 1 क्यों आता है मन में मेरे, 9 8 आ जाए, फिर से 9 8 आ जाए, फिर से 9 8 आ जाए, मतलब आवर्ती, मतलब रिपीट हो रहे हैं नंबर। अगर नहीं रिपीट हो रहे हैं तो अनावर्ती में आएंगे। जैसे 1, जैसे यहाँ पे आ जाए 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, जरूरी है? नहीं, 7 8 9 5 4 इस प्रकार से भी आ सकते हैं, मतलब नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हम आपको एक बार और बताते हैं, है ना, ताकि कायदे से याद हो जाए। दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, एक शांत, एक अशांत। अशांत 2 प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में रिपीट होंगे, नॉन रिपीटिंग में रिपीट नहीं होंगे, बदल जाएंगे। ठीक है भैया, जो बात बतानी थी वो आपने बताई नहीं। बच्चा ये बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए, इसीलिए बता दिया। अब समझते हैं कि किस कंडीशन पे शांत होगा और किस कंडीशन पे अशांत होगा, ये समझते हैं। ये हमारा मेन मकसद था यार। चलो देख लो, जैसे यहाँ पे मिल जाए 2 की पावर m और 5 की पावर कुछ भी मिल जाए यार, कुछ भी मान लो, और जैसे ये दोनों साथ में मिल जाए, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, दोनों साथ में मिल गए ना। अगर इस प्रकार का मिला, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब यार ये है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कई बार मिल सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितने भी बार मिले, मतलब कि 2 वाला नंबर अगर आए तो वो भैया होगा शांत। समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, 5 5 5 आए अगर तो क्या होगा? तो भैया आप कहेंगे 5 5 आ रहा है ना, तब भी तो शांत होगा। मतलब कि 5 आना चाहिए, चाहे वो 1 बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 4 बार आए, चाहे 1000 बार आए, 5 आना चाहिए, तो वो हो जाएगा भैया शांत। क्लियर भैया? अगर ये दोनों साथ में आ जाए, मतलब कि जैसे इसमें भी देखो आया भी है, 2 आया है और 5 आया है, 2 आया 5 आया, तो क्या होगा भैया? तो भैया शांत होगा। अच्छा भैया, अगर इसमें 3 लगा दें हम अपने मन से, दिमाग में तो आता होगा आप लोगों के, हाँ बिल्कुल 3 लगा दो, तब ये इस कंडीशन पे अशांत हो जाएगा। अगर भैया हम 7 लगा दें तो लगा दो 7, फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं कितना, 3 और 7 भी लगा देते हैं यार, ये भी अशांत हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको ये वाला नंबर मिले और ये वाला नंबर मिले, ये दोनों साथ में मिले, या फिर इनके कहीं पर पेयर बन रहे हों, तो वो अशांत होंगे। उनके अलावा कोई भी आएगा वो अशांत होगा। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? शांत अशांत कैसे चेक किया जाता है, पता कर पाओगे? क्या बताया हमने? अगर 2 की पावर आए, 5 की पावर आए, 2 की पावर आए और 5 की पावर साथ में आए, मतलब दोनों साथ में आए तो शांत होगा। उसके अलावा कोई भी आए अशांत होगा, कोई भी आए अशांत होगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब आप लोग जो है इसका जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो है शांत होगा क्या अशांत होगा यार। चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं। ये बच्चा देखो किस रूप का दिख रहा है, तो 15/2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है। तो अतः ये परिमेय संख्या कैसी है? ये परिमेय संख्या भैया, ये परिमेय संख्या कैसी है? शांत आवर्ती है, या फिर शांत लिख देना, सिर्फ शांत है। तो क्या लिखोगे? ऐसे लिखना, 15/1600 शांत है। ठीक है, इस प्रकार से
ऐसे भी लिख सकते हो अतः यह परिमेय संख्या शांत है। तो क्लियर है। अब हम लोग सीखते हैं ये वाला। देखो इसमें क्या है, ये सवाल हमारा है, बड़ा दमदार सवाल है। कुछ नहीं यार, इसमें 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। हमने क्या बताया था, अगर 2 की पावर m और गुणा 5 की पावर n मिले तो शांत होगा, उसके अलावा कोई भी नंबर आया तो अशांत कर देगा। यानी कि अगर इसको कहा जाए 20 सेकेंड वाला तो 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। इसका हल क्या होगा भैया, तो इसका हल होगा 129 और बटे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n तो मिला, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n तो मिला, लेकिन 7 भी साथ में आ गया, 7 की पावर आ गई, मतलब इसने अपना काम जो है गड़बड़ करा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या कैसी है भैया, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। आवर्ती वैसे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि कभी कभी आवर्ती अनावर्ती दोनों हो सकते हैं ना, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग चेक करते हैं ये वाला नंबर, इसको भी सॉल्व करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। ये वाला देखते हैं, ये क्या शांत है क्या अशांत है। ये तो अच्छा हमको पता चल गया, ये वाला जो लिखा है भैया ये तो शांत है। ये वाला भैया क्या है, अशांत है। ये वाला भैया क्या है, अब ये चेक करना पड़ेगा यार। तो अशांत और शांत चेक करने के लिए क्या, मालिक भैया नीचे वाले होते हैं, तो मालिक का करो भैया फैक्टर, करो भैया 2 से डिवीज हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 दूना 4, 1 बच गया, 1 और 0 मिला के कितना 10, 2 पंचे 10, 5 से चला जाएगा, 5 25, 5 बार में गया 5, 5 का नम 5 खत्म। ये तो मैं बिल्कुल थोड़े में हो गया है ना। 35/50, अब 50 को 50 थोड़ी लिखना, फैक्टर के रूप में लिखना, 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे देखो 35/2 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 2, 2 एक बार, 5 2 बार। अब ये किस रूप का है, तो आप कहेंगे भैया ये 35 और ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, तो ये परिमेय संख्या कैसी है, शांत है। तो अतः यह परिमेय संख्या कैसी है भैया, शांत है। शांत अशांत तो चेक कर लिया हमने। अगर इसी में आपसे कह दे वो अगर आपसे कहे कि यदि ये परिमेय संख्या शांत है तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करके दिखाओ हमको। अब दशमलव प्रसार आप कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं कि दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है। तो ये वाला इरेज करते हैं। अशांत में जो है कभी भी दशमलव प्रसार नहीं बता सकते कि दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार बहुत ज़रूरी है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इतना करके आ जाते हैं, गलत हो जाता है भैया। अगर 5 नंबर का पूछा गया है तो इतना थोड़ी करना है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा दशमलव प्रसार उसका क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग इनका और इनका चेक करेंगे, क्योंकि ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये अशांत है। अशांत वाले का भैया नहीं चेक होगा, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है। अब ये वाला देखो, इसके जो फैक्टर आए थे वो कितने आए थे यार, उसको देखना पड़ेगा कितने आए थे फिर से। चलो इसका आप लोग कर लेना, ये वाला हम बताते हैं। ठीक है, ये वाला बताते हैं कैसे करना है। देखो ध्यान देना। हाँ, अब अगर आपको चेक करना है कि दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है, ये क्या लिखा है यहीं से बता दें। चलो यहीं से बता देते हैं, यहीं से करना है। ठीक, अब जैसे देखो ये लिखा हुआ है हमारा, तो हमारा मेन मकसद होता है यहाँ पे 10 बनाना। ठीक है, अब यार 10 तो बन रहा है, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है, पावर बराबर नहीं है। पावर भी बराबर करनी पड़ती है। 10 बनाना रहता है, पावर बराबर। अच्छा, पावर इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें एक पावर और ले आए हम कहीं से, यानी कि 2 की पावर 1 से नीचे गुणा करा दें। अब 2 की पावर 1 से ऊपर गुणा। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि 2 की पावर 1 से नीचे गुणा हुआ है तो ऊपर आपने काहे किया है,
आप पूछना अच्छा किसी से, देखते हैं बता पाएगा कि नहीं। यार ये पता है क्या लिखा है, आपको लग रहा है कि ये 2 की पावर 1 और बटा 2 की पावर 1, यार ये कुछ भी नहीं है। ये अगर देखा जाए ना तो ये 1 लिखा है, इसको काटो, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 कट गया यानी 1 लिखा है ये, है ना। इसको संयुग्मी गुणा भी बोला जाता है। चलो करते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 का 35 में गुणा कर दोगे तो 35 दूना भैया हो जाएगा 70। अच्छा देखो, इसमें और इसमें बेस समान है तो एक बार, अगर बेस समान होता तो एक बार पावर जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी, है ना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 पावर जुड़ जाएंगी भैया। पावर कितनी हो जाएंगी भैया तुम्हारी? 2 हो जाएंगी। यार एक ये 2, एक ये 2 हो जाएगा ना। अब 5 की पावर कितना? 2। अब तो पावर बराबर हो गई। अब क्या करोगे भैया आप? अरे अब कुछ नहीं करना है, 5 दूना 10 हो गया। अब देखो 5 दूना 10 तो हो गया, लेकिन यार पावर बराबर है, पावर बराबर है तो क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। और 10 की पावर 2 का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 गुणा 10। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो काटना है, 2 संख्या ऊपर है तो ये तो कट जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.70 इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार होगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ। अब हम बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चे? शून्य ज्ञात करना। क्या आपने कभी भी गुणनखंड किया है? अगर आपको गुणनखंड आता है तो शून्य भी आ जाएगा, क्योंकि अगर शून्य निकालना है तो उसमें गुणनखंड ही करते हैं। इसका गुणनखंड कर देंगे, शून्य निकल आएंगे। अब जैसे इसी की जगह पे ये सवाल होता है, ये थोड़ा सा कठिन सवाल माना जाता है, क्योंकि यार इसमें 2 ही पद हैं, है ना। एक ये है और एक ये है, तो उसमें मानक समीकरण लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। इसीलिए हमने ये सवाल लिया है, ताकि अगर ये सवाल आ जाए तो दिक्कत ना हो। ये वाला भी बताएंगे, मतलब कि इसको यहाँ पे अभी पुटअप करेंगे और जो है दूसरा सवाल करेंगे, मतलब 2 सवाल लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले इसी को देखते हैं हम लोग, इसका हल देखते हैं, गुणनखंड कैसे होगा इसका। ठीक है, देखो कैसे होगा। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है वो लिखा है x² - 3, बस सिंपल सा लिखा है यार। अब देखो, अगर हम कह दें आपसे कि भैया इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। देखो 3 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 3 को भैया इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, √3 गुणा √3। √3 गुणा √3 है तो इसको भैया इसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो 3 2 बार, √3 और √3 2 बार है ना, तो इसको यार पावर में भी तो लिख सकते हो, इसका मतलब भी तो यही है। तो यही काम इसमें भी करना है, यानी कि यही तो लिखना है आपको। लिख दो, √3 की पावर ऊपर लगा दो। अब यहाँ पे देखो क्या बन गया तुम्हारा, a² - b²। फार्मूला लगा दो भैया, फार्मूला हमने बनाया इसीलिए इतना जो है काम किया है इसमें हमने, है ना। a² - b² लगा दो फार्मूला, a + b और a - b लग गया फार्मूला। अब यहाँ पे समझो, स्क्वायर को हटाओ, ये हटा दिया। अब a का मान देखो कितना है, आप कहेंगे भैया a का मान तो x है, लिख दिया, प्लस स्क्वायर को हटाओ। अब b का मान देखो क्या है, b का मान ये है √3, लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद फिर से a का मान कितना x, b का मान कितना ये। अब ये देखो आ गए, 2 चीज़ें आ गई। शून्य ज्ञात करना है तो उसके लिए बराबर का 0 करना पड़ेगा अपने मन से। करो भैया, बराबर का 0 किया हमने, पहले इसको कर लेना 0 के बराबर, फिर इसको करना, ताकि दोनों के शून्य निकल आए। इसके साथ रिलेशन बना दिया है, क्यों? शून्य ज्ञात करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये x है, इधर ये प्लस का नंबर है, बराबर के उधर जाएगा तो आप कहेंगे भैया ये तो माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भैया, तो 1 आ गया ये मान हमारा, मतलब ये इसको क्या बोलोगे, तो ये आ गया हमारा पहला शून्य। भैया इसको अल्फ़ा भी बोला जा सकता है, पहला शून्य अल्फ़ा। दूसरा देखो क्या आ जाएगा, x
माइनस अंडर रूट 3 बराबर का 0। ये भैया अगर x का मान निकालना है, ये माइनस का नंबर है, इधर जाएगा तो भैया काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये भैया तो आपका प्लस का हो गया। इसको भैया क्या बोल सकते हो, इसको भैया बीटा बोला जा सकता है। मतलब पहले शून्य को अल्फा और दूसरे को बीटा। ठीक, समझ में आ गया। अब यार क्या करेंगे, हमको भैया क्या करना है, इतना काम हमने कर लिया। ठीक, द्विघात बहुपद दी थी, उससे हमको शून्य ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर दिया है। अब हम करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो इधर करते हैं जांच, आप लोग नीचे करना। ठीक, देखो जांच करने के लिए हमको क्या आना चाहिए, वो चीज़ बहुत डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, आपको मानक समीकरण से ए बी सी के मान निकालना आना चाहिए। दूसरी बात, आपको फार्मूला आना चाहिए। कौन से, शून्यकों का योगफल का फार्मूला, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं आता है तो क्या करेंगे भैया, याद कर लो यार, यहाँ पे लिख देते हैं हम, है ना। देखो जांच करना है ना, हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखी है x² - 3। अब इसमें मानक समीकरण जब लगाओगे तो गड़बड़ी होगी थोड़ी सी समझने में। ax² + bx + c, ये क्या है भैया, ये मानक समीकरण है। बराबर का 0 नहीं करेंगे क्योंकि हम ये पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं भैया, बहुपद पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि भैया यहाँ पे x² को हटाया जाए तो a का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे a का मान तो कुछ नहीं, a का मान है भैया जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, यानी a का मान आ गया 1, आ गया ना। अब अच्छा एक बात बताओ, ये bx यानी x वाला है, मतलब कि इसके साथ में x होना चाहिए, इसके साथ में x है नहीं है, यानी कि ये c का मान दिया है। c का मान भैया कितना आ गया, आप कहेंगे c का मान भैया -3 आ गया। एक बात याद रखना, माइनस का निशान साथ में लेके चलना। ठीक, अच्छा b का मान कितना आ जाएगा भैया, b का मान तो कुछ है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। आ गया ना समझ में, ए बी सी के मान पता चल गए। अब क्या करेंगे भैया हम, है ना। अब कुछ नहीं करना, जांच करने के लिए आपको शून्यकों का योगफल का फार्मूला लगाना है। क्या करना भैया, शून्यकों का योगफल का फार्मूला लगाना है। क्या करना भैया, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल, पहले शून्य को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। शून्यकों का, शून्यक, 2 शून्यक है ना, पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। योगफल का मतलब भैया क्या होता है, योगफल का भैया मतलब होता है सीधा सा मतलब जोड़ना। समझ में आ गया, -b/a। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अल्फा का मान कितना है, तो आप कहेंगे भैया माइनस का √3 है, प्लस बीटा का मान कितना है यार, प्लस का √3 है, माइनस का b का मान कितना है भैया, 0 है, a का मान कितना है, 1 है। भैया हमने क्या बताया, अलग अलग जाति के लोग, एक माइनस के एक प्लस के, तो क्या हो जाएगा, घट जाते हैं। याद रखना, अगर आप हमसे पढ़ते हैं ना तो ये वाला हम आपको जो है चुटकियों में याद करा देंगे। अलग अलग जात के लोग हैं तो घट जाएंगे। मतलब ये भी कर सकते हो, एक माइनस का एक प्लस का, तो कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया भैया 0, और 0 के बटे में कुछ भी तो 0। मतलब कि पहले तो हमने सत्यता की जांच कर ली है शून्यकों का योगफल लगा के। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल लगा के, देखते हैं कैसे होगा। शून्यकों का गुणनफल, भैया शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, तो भैया शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। शून्यक कितने शून्यक हैं, 2, एक अल्फा एक बीटा। गुणनफल का मतलब भैया गुणा करना, c/a। यहाँ पे देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -√3 गुणा बीटा का मान कितना है, प्लस का √3। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। c कितना है, भैया -3 है, a कितना है, 1 है। करो भैया गुणा, हमने क्या बताया था, अगर √5 गुणा √5 करना हो तो गुणा करते हैं तो 5 आ जाता है, मतलब अंदर वाली संख्या आ जाती है अगर सेम है। अब जैसे √3 गुणा √3 करना है तो सेम संख्या है तो वही संख्या आ जाएगी कितनी, 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3। लेकिन यार साथ में माइनस भी तो है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। और इसके बटे में 1 है, हर सबके बटे में 1 होता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो दूसरा आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे सत्यता की जांच भी कर ली है और शून्य भी निकाल लिया है। शून्य कैसे निकाला जाता है भैया, इस प्रकार से शून्य निकाल लिया, जांच भी कर लिया है,
अब यार एक बात और हम आपसे बताएं, कभी कभी वो आपसे कहेगा कि हमसे शून्यक ले लो और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दो, मतलब कि द्विघात बहुपद प्राप्त करें। कहेगा कि ये दो शून्यक दिए गए हैं, कहेगा माइनस का √3 और प्लस का √3 दिए गए हैं, द्विघात बहुपद प्राप्त करें। फंस जाएंगे आप, है ना। तो थोड़ी देर रुकिए, हम ये वाला आपको सिखाते हैं, उसके बाद सिखाएंगे कि अगर शून्यक दिए हों तो उससे जो है कैसे हम लोग जो है द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। मतलब कि इसकी मदद से दोबारा से इस पे पहुंचना कैसे होगा, उसके लिए एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला अगर आपको सीखना है तो वीडियो को तो देखना ही पड़ेगा। बच्चा क्वेश्चन तो हम लोगों ने लिख लिया है, अब सीखते हैं। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ये कुछ दूसरी प्रकार का बहुपद है। पहले जो लिखा था बहुत ही छोटा था, उसमें जो है बच्चे फंसते हैं, इसीलिए हमने वो करवाया, है ना। ये वाला दूसरे टाइप से करना है। देखो क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है क्या, x² + 7x + 10। अब यहाँ पे गुणनखंड वाला हम सेम मेथड लगाएंगे। गुणनखंड का रूल हमने सिखाया भी है। देखो कैसे, सबसे लास्ट वाले का फर्स्ट वाले में गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो सबसे फर्स्ट वाले में गुणा, यानी कि 10 एकन्नम 10 बन गया। ठीक हो गया, पहला काम, पहला नियम हमारा पूरा हो गया। अब 10 को ऐसा तोड़ना है कि 7 आए, प्लस का 7 लाना है। आप कहेंगे भैया 5 दूना 10 होता है, यहाँ पे प्लस का नंबर लाना था, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, इसको भी प्लस का, इसको भी प्लस का। एक जाति के लोग हैं तो जुड़ जाएंगे। समझ में आ गया, नहीं आया? अरे यार, सबसे लास्ट वाले का सबसे पहले वाले में गुणा, तो 10 का नम 10 हो गया। ठीक, उसके बाद 10 को ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला नंबर आए, यानी कि 7 बने, तो 5 दूना 10, यानी 5 2 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। प्लस का लाना तो यानी दोनों प्लस के लेंगे, मतलब एक जात के लोग लेंगे, बस हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे भैया x लगा है तो क्या यहाँ पे ना लगाएं, हम लगा दिया। ठीक, यानी कि 7x को क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे भैया प्लस का 5x प्लस का 2x लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात बताएं, ये जो पहले वाला लिखा है और ये जो लास्ट वाला लिखा है, ये बिल्कुल सेम लिख देना। लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे भैया, 7x को 5x + 2x लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्लस का 10 था ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको रफ में करना था। अब आपको यहाँ से कॉमन करना पड़ेगा, दो पद को लेंगे, कॉमन करेंगे भैया। अब यहाँ पे समझो कॉमन कैसे होगा। यहाँ पे देखो x है, इसमें भी x है, x इसमें 1 है, इसमें तो भैया 2 हैं, 1 इससे निकाल लो तो इसमें कितना बचेगा, 1x बच जाएगा। प्लस इसमें तो 1 ही था, वो भी निकल गया तो 5 बचा। अब यहाँ पे x है लेकिन इसमें नहीं x है, तो निकल ही नहीं सकता, दोनों में होना चाहिए तभी तो कॉमन होगा। अब यहाँ पे देखो कितना निकाल सकते हो, 2, तो 2 इससे निकाला तो इसके साथ x बच गया। अब यहाँ से 2 निकाला तो 2 से भाग होगा इसमें, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पे 5 बचेगा। अब ये ना सोचना कि 2 निकाल लिया तो 8 बचेगा, नहीं, भाग में निकालते हैं, 2 पंचे 10, ये बन गया। अच्छा देखो, जब चीज़ें सेम हो तो उनको एक बार लिख लेते हैं, लिख लिया। अब इसको मिला के लिख लो, बन गया। अगर हमको शून्य ज्ञात करना है भैया, शून्य ज्ञात करना है, अगर हमको शून्य ज्ञात करना है तो 0 के बराबर करते हैं। तो x + 5 बराबर का 0, ये प्लस का नंबर था, इधर आ गया तो हमारा भैया काहे का हो गया, माइनस का हो गया। x + 2 बराबर 0, ये हमारा प्लस का नंबर था, इधर आ गया तो भैया हमारा माइनस का हो गया। इतनी बात आपको समझ में आती होगी कि अगर कोई नंबर इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर कोई नंबर प्लस का है बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2 हमारे शून्यक आ गए हैं, जिसको पहले वाले को हम नाम देंगे अल्फा और दूसरे वाले को नाम देंगे बीटा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब देखो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। शून्यकों और गुणांकों, इधर जो लिखते हो वो शून्यक होते हैं, इधर लिखते हो जो गुणांक। कहाँ लिखे हैं, फार्मूले में लिखना पड़ता है यार। देखो क्या बताया था हमने, अगर जांच करनी है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। क्या है, x² + 7x + 10। अब सबसे पहले मानक समीकरण आना चाहिए, ax² + bx + c = 0 नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पे देखो x² हटा दिया जाए तो a का मान कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। कुछ नहीं तो 1 है, अगर कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है तो 1 है इसके आगे।
उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्स हटा दिया जाए तो बी का मान भैया कितना आएगा, तो आप कहेंगे बी का मान तो भैया 7 आएगा। क्लियर। उसके बाद सी का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया सी का मान तो 10 आएगा। ए बी सी के मान आ गए। अब फार्मूला लगाओ शून्यकों का योगफल। क्या होगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल भैया फार्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल, शून्य कितने हैं, एक शून्य दूसरा शून्य, योगफल करना है मतलब कि जोड़ना है ना। जोड़ दो यार। एक अल्फा है एक बीटा है, नहीं लिखेंगे यार हम बार बार। अल्फा कितना है, माइनस का 5 है। बीटा कितना है, माइनस का 2 है। योगफल करना है यार, डबल निशान हो गया तो इसीलिए इनको ब्रैकेट में करना पड़ा भाई साहब को। माइनस बी का मान कितना 7 है, ए का मान कितना 1। देखो एक बात बताओ, माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा गुणे का निशान आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस हो गया। अच्छा 7 के बटे में 1 तो उसका मतलब होता है वही, मतलब बटे में 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब ये एक ही जात के लोग हैं। एक जात के कैसे, माइनस की 5 माइनस की 2, एक ही जात के हैं, वो भी माइनस के वो भी माइनस के। एक जात के लोग जुड़ते हैं हमेशा। 5 में 2 जुड़ जाएंगे 7 हो जाएगा, जाति वही आ जाएगी माइनस की, यानी कि माइनस का 7 बराबर माइनस का 7। अच्छा एक बात बताओ, क्या सत्यता की जांच हुई है, बिल्कुल हुई है, बराबर आ गए ना। ये शून्य खो गए, ये इनके गुणांक हो गए, ये गुणांक है भैया, ये जो लिखे हैं गुणांक है, इनको गुणांक बोलते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई है ना। अब देखो योगफल का कर लिया, गुणनफल का कर लो। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भैया, शून्यकों का गुणनफल फार्मूला बता दो खटाक से, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। सी अपॉन ए है ना। शून्यकों का गुणनफल, एक तो ये लिखा है और दूसरा ये लिखा है। गुणनफल का मतलब क्या होता है भैया, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। गुणा कर दिया हमने। सी का मान कितना, तो सी का मान 10, ए का मान कितना तो 1 है। अब देखो 5 दूना 10, अब माइनस गुणा माइनस प्लस, यानी कि 10 के बटे में 1 तो वही चीज़। अब एक बात बताओ, दोनों चीज़ आ गई। हमने यहाँ पे गुणनफल से भी कर लिया है, योगफल से भी कर लिया है, सत्यता की जांच तो कर लिया हमने। बहुत अच्छे से सीखा है कि शून्य कैसे ज्ञात करेंगे और उनकी जांच कैसे करेंगे। लेकिन अभी हमारी एक बात फंस जाएगी, एक चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। अगर वो हमको शून्य दे दे और हमसे कह दे कि द्विघात बहुपद प्राप्त करो, यहीं पे हम बदलते हैं, जस्ट नाउ तुरंत हम बदलते हैं। वो आपसे कहे कि द्विघात बहुपद प्राप्त करें, क्या कहे, द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए, द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए यदि शून्यक कितने हैं, यदि शून्यक लिखो, शून्यक यदि शून्यक -5 और -2 हों। अब बच्चा आप सोचेंगे कि हमने अपने मन से लिख दिया। नहीं यार, हमने अपने मन से नहीं लिखा है। ये सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, अंतराल में दिया भी था कि द्विघात बहुपद प्राप्त करें यदि इनके शून्यक ये हैं, एक तो अल्फा दूसरा बीटा। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं हम खटाक से। तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्या करना है, द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। घुमा दिया ना, शून्य पहले क्या बोला था, पहले उन्होंने बोला था शून्य ज्ञात करो। फिर जब शून्य हमने ज्ञात कर दिया तब उन्होंने बोला कि शून्य निकाल लिया तुमने, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करो, जांच भी कर दी। फिर उन्होंने कहा कि जो आंसर तुमने निकाले थे शून्यक अल्फा और बीटा वो हम दे रहे हैं, अब तुम जो है द्विघात बहुपद प्राप्त करो। बात समझ रहे हो कि नहीं, समझ लो अभी टाइम है ना। द्विघात बहुपद प्राप्त करें, देखो शून्य कितने दिए गए हैं, एक तो भैया अल्फा है दूसरा बीटा है। फार्मूला याद रखना, द्विघात बहुपद प्राप्त करने का फार्मूला, द्विघात बहुपद प्राप्त करने का फार्मूला हो गया। क्या होता है भैया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। बच्चा जरूर याद रखना
है ना। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ठीक है, अब देखो लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना माइनस की 5 प्लस बीटा, बीटा का मान कितना भैया माइनस की 2। यार दो निशान हो गए तो ब्रैकेट में करना पड़ा, है ना। एक्स है प्लस अल्फ़ा कितना है भैया, अल्फ़ा है माइनस की 5, यहाँ पे फिर से डबल निशान, और यहाँ पे डॉट का मतलब समझते हो गुणा होता है, और बीटा का मान माइनस की 2। सबसे पहला नियम बॉडमॉस का नियम कहता है कि कहीं पर भी अगर ब्रैकेट आया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को हल करते हैं। बॉडमॉस पढ़ा है ना, बढ़िया, डिवीजन फिर मल्टीपल, है ना। अब देखो यहाँ पे, हाँ सबसे पहले ब्रैकेट को हल करो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये खुलेगा मतलब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ गुणा का निशान आ जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस की 2x, और ये क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा गुणा का निशान आ जाएगा, ये 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो पहले से लगा, नहीं समझे, समझो यार, बहुत नादान हो तुम लोग। देखो 5 दूना 10 खत्म, अब निशान का करो गुणा, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आगे समझो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो एक ही जात के लोग, माइनस के ये भी माइनस के वो भी जुड़ जाएंगे, 5 में 2 जुड़ जाएगा तो 7, लेकिन जाति तो नहीं बदलेगी, जाति क्या तुम्हारी बदलती, नहीं बदलती। अच्छा एक बात बताओ, माइनस का ब्रैकेट खुलेगा गुणा का निशान आएगा, माइनस गुणा माइनस क्या बनेगा भैया, प्लस बनेगा, प्लस का 7x प्लस का 10। अब एक बात बताओ, क्या जो हमने पहले सवाल किया था उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही थी, बिल्कुल यही थी यार, यही लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। जब शून्य ज्ञात हो गए तो गुणांकों की जो है गुणांकों के साथ सत्यता की जांच की थी। तो बच्चे क्वेश्चन हमने टोटल 7 कर लिए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्लास कैसी लगी। यार क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए यहीं से एंड करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो चाहे ना करो, लेकिन यार कम से कम वीडियो को अच्छे से देखो और उसको पढ़ो। हम लोग मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।